दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत वाला मुल्क हिंदुस्तान अपनी बेशुमार खूबियों से दुनिया में अलग शनाख्त रखता है। हिंदुस्तान में सकूनत पजीर हर समाज के अपने कुछ रीति रिवाज हैं जिनकी पासदारी के लिए हिंदुस्तानी कानून उन्हें मुकम्मल छूट अता करता है। जमहूरियत और गैर जानिबदाराना कानूनी कार्रवाई इस मुल्क की शान है। हिंदुस्तान के कानून यहाँ के हर बाशिंदे को इज्जत और इंसाफ के साथ जिंदगी बसर करने की पूरी आज़ादी फराहम करता है। ख़ानदानी मामलात में भी अगर किसी के साथ कोई तनाज़े हो जाए तो उसके लिए भी मुख्तलिफ नौइयत के क़वानीन मौजूद हैं और इन्हीं में से एक है तलाक़ का कानून। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 13B में बाहमी रजामंदी से तलाक का बंदोबस्त किया गया है। बाहमी रजामंदी से तलाक के लिए सिर्फ शर्त यह है कि फरीकैन को 1 साल या इससे ज़्यादा मुद्दत के लिए अलहदा रहना होगा। हिंदुस्तान में तलाक के कवायद और तरीक़ेकार जोड़े की बरादरी के मुताबिक मुख्तलिफ होते हैं और इसी लिहाज से अदालतें अपने दायरे कार में रहकर जोड़े के माबेन फैसला सुनाती हैं। ज़्यादातर फैमिली कोर्ट्स काउंसलिंग और मीडिएशन सेल्स के जरिए शोहर और बीवी के दरमियान पड़ी दरार को ख़त्म करने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। एक मर्द और औरत के दरमियान अज़दवाजी इत्तेहाद की कानूनी तहलील को तलाक़ कहा जाता है। तलाक़ लेने या देने के लिए कानूनी जानकारी लाजिम व मलज़ूम है। बीवी या शोहर में से अगर कोई अलहदगी चाहता है तो उसके लिए इसे अदालत में दरख्वास्त देने की दरकार होती है। नाज़रीन आदाब, इस्तक़बाल है आपका हमारी इस खास पेशकश में जिसका नाम है अपना मुल्क अपना आइन, और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद नौमान। नाज़रीन, शादी एक ऐसा रिश्ता है जिसे हर मज़हब में पाकीज़ा करार दिया गया है। यह सिर्फ 2 लोगों का बंधन नहीं बल्कि इससे 2 ख़ानदान जुड़ते हैं और समाज मजबूत होता है। लेकिन खुदा न खास्ता अगर ये रिश्ता अपने सही मायनों तक नहीं पहुँच सके तो हमारे मुल्क में तलाक़ के लिए क्या कानून हैं और हमारी अदालतों ने तलाक़ से जुड़े मामलात में क्या अहम फैसले दिए हैं, इस पर आज हम बातचीत करेंगे। और इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं 2 खास मेहमान। हमारे साथ हैं दिल्ली हाई कोर्ट की वकील मोहतरमा निधि मेहरा साहिबा, और हमारे दूसरे खास मेहमान हैं सुप्रीम कोर्ट के मारूफ वकील जनाब अजय कुमार पांडे साहब। आप दोनों का हमारी आज की इस पेशकश में बहुत बहुत इस्तकबाल है। प्रोग्राम का आगाज़ अजय जी से करना चाहूँगा। आपका लंबा एक्सपीरियंस है तलाक़ के मामलात में और कानून पर भी आपकी गहरी निगाह रहती है। जब हम बात करते हैं लफ्ज़ तलाक़ की, डिवोर्स की, इसका संबंध कहाँ से है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, सबसे पहले तो आपने कहा कि लंबा तजुर्बात है, तो मैं आपको और दर्शकों को भी बता दूं कि मेरा कोई तलाक नहीं हुआ है तो व्यक्तिगत कोई अनुभव नहीं है। हाँ, कानून के दायरे से अगर आप बात करें तो हिंदू मैरिज एक्ट जिसके तहत तलाक का भी विषय आता है, या हिंदू लॉ की ही हम बात कर लें जिसका एक अहम विषय तलाक है, उससे मैं ज़रूर राफ्ता रहा हूँ लंबे दौर तक। ग्राउंड जीरो मीन्स जिला न्यायालय से लेके सुप्रीम कोर्ट तक। अब आपका सवाल ये है कि इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। हिंदू लॉ की अगर हम बात करें पर से, तो इट इज़ वन ऑफ द एंशिएंट लॉ इन द वर्ल्ड। ये 5000 वर्ष पुराना कानून है। लेकिन यहाँ पे जो लॉ की बात हम कर रहे हैं वो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ नहीं है। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ बहुत बाद में आता है, जो सिर्फ कानून और व्यवस्था की स्थिति तक सामान्य है, और वो बहुत कुछ बोरो करता है हिंदू लॉ से। बट हिंदू लॉ एज पर से जो था, उसमें जो सारा स्ट्रेस था वो ड्यूटी था। और एक इंसान की ड्यूटी क्या है, उसके जन्म लेने का मकसद क्या है कि वह आध्यात्म और सांसारिक दोनों ही क्षेत्रों में अपने चरम को प्राप्ति हो, अपने उत्कृष्ट को प्राप्ति हो, और उस मार्ग पे जो ड्यूटी, जो कर्तव्य ले जाए, वो हिंदू लॉ था, वो हिंदू लॉ है। और इसीलिए राजा हमारे यहाँ धर्माधिकारी था, इसलिए वो राजधर्म का पालन करता है। राजधर्म का पालन करता। लेकिन ये पारिवारिक धर्म जो होता है, हाँ, जिसके अंदर हम आगे चल करके इस पर और गुफ्तगू करेंगे। निधि जी, आज़ाद हिंदुस्तान में जब हम बात करते हैं तलाक के नियम और कानून की,
कौन सा कानून आता है उस वक्त जब हम आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर आज़ादी में सांस लेते हैं? कहाँ ये तलाक के इस कानून की शुरुआत होती है, कहाँ हम कोडिफिकेशन करते हैं? देखिए, जहाँ हम हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की बात करते हैं, जो ये कानून है, ये उन लोगों पे लागू होता है जो हिंदू हैं, जो बुद्ध है, सिख हैं और ईसाई हैं, बट नॉट टू दोज पीपल हु आर मुस्लिम्स। सो इस कानून में जो तलाक की बात है वो सेक्शन 13 में बताई गई है, जिसके अंदर कुछ ग्राउंड्स दिए गए हैं जिसके तहत आप उस कानून को यूज़ कर सकते हैं, यानी आधार बताया गया किन आधार पर आप तलाक ले सकते ले हैं। सकते हैं। जैसा कि क्रुएलिटी हो सकता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स हो सकता है विद एनी अदर पर्सन, जैसा कि हस्बैंड किसी और के साथ या फिर वाइफ किसी और के साथ। दूसरा, और इसमें काफ़ी ऐसे कानून दिए गए हैं जिसके तहत आप तलाक कोर्ट में जाकर ले सकते हैं। अजय साहब, तलाक के लिए कोर्ट में जाना, जबकि हमारी सभ्यता रही है, जॉइंट फैमिलीज़ हैं और बड़े लोग मिलकर के शादी में भी आगे होते थे, और अब तलाक के लिए कोर्ट की तरफ रुख करना, क्या अब फैमिली के जो इस तरीके के मैटर्स थे वो अब फैमिली में सॉल्व होने बंद हो गए हैं कि हर कोई तलाक के लिए कोर्ट का रुख कर रहा है? आपका सवाल बड़ा मौजू है जनाब नोमान साहब। ये पीछे कोरोना का जो 2 वर्ष बीता है वो पारिवारिक ढांचे के हिसाब से, संरचना के हिसाब से, तो देखिए जो फिजिकल लॉस हुआ वो तो पता है, जग जाहिर है, बियॉन्ड कंट्रोल था, जो लोगों को जाना था वो चले गए, वो दिखता है, विजिबल लॉस है। जो एक इनविजिबल लॉस हुआ है जिसकी बात अब आप लोग कर रहे हैं मीडिया में भी, बच्चों पे उसका प्रभाव, परिवार पे उसका प्रभाव, आपसी संबंधों पे प्रभाव, दोस्ती पे प्रभाव, तो उस तलाक भी उसका एक अहम हिस्सा रहा है। और ऐसा एक सर्वे से मैं गुज़र रहा था तो उसमें यह देखा गया है कि पिछले दिनों या इन दिनों तलाक के मुकदमे भिन्न भिन्न अदालतों में बढ़े हैं, ये अचानक से। जो हम जब कोरोना की बात करते हैं, इस दौरान तलाक के मुकदमात जो हैं वो बढ़े हैं, यानी इस तरह के केसेस में इजाफा हुआ है। इजाफा हुआ है। अब उसके कारण क्या है वो तो मनोवैज्ञानिक और दूसरे लोगों का काम है, लेकिन हम एज ए लॉयर यह देख रहे हैं कि ये मुकदमे बढ़े हैं। और जो फिर से मैं वापस हिंदू लॉ पे अगर आऊँ तो देखिए, हिंदू लॉ में शादी जो है इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जैसा कि वकील साहिबा ने अभी फरमाया कि जो डाइवोर्स है वो भारत में विभिन्न धर्मों के लिए अलग अलग नियम है। इट्स अ डिफरेंट लॉ फॉर क्रिश्चियन। इसकी कानून की बुनियाद है, अगर हम तलाक के नियम और कानून की बात करते हैं तो इसकी बुनियाद मजहब है। मजहब की बुनियाद पर ये कानून, पर्सनल लॉ जो है वो है। बिकॉज आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने फ्रीडम टू रिलीजन ग्रांट किया और उसके तहत व्यक्तिगत कानून को भी अहमियत दी गई। अलग अलग कानून से हम सब लोग रेगुलेट होते हैं, जैसा जिक्र हमारी वकील साहिबा निधि जी ने अभी किया आपको। तो हिंदूज आर रूल्ड बाय हिंदू मैरिज एक्ट, ठीक है। क्रिश्चियंस आर रूल्ड बाय a different act, that is Christian Marriage Act, and Muslims are ruled by after 1939 dissolution of Marriage Act 1939। पारसीज के लिए अलग कानून है, तो उसी के तहत ग्राउंड कमोबेश सिमिलर हैं, प्रक्रिया अलग अलग है। इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात आपको बताऊं और दर्शकों को भी बड़ा मज़ा आएगा। बड़ा बवाल उठता है देश में जब हम इस्लाम और मुसलमान की बात करते हैं कि जी उनका अलग कानून है और एक होना चाहिए। एक वक्त था कि क्रिश्चियंस की अपनी अलग पर्सनल अदालतें होती थी जहां उनके तलाक के फैसले होते थे। या तो देश को उसकी जानकारी नहीं या वो विषय उठता नहीं है, लेकिन हाँ रिसेंट अमेंडमेंट्स में वो हक उनसे ले लिया गया। अब उनको भी तलाक के लिए सिविल कोर्ट में आना पड़ेगा। और एक और बड़ा महत्वपूर्ण बात है, क्रिश्चियन लॉ की एक पॉजिटिव चीज़ है और इस्लाम की भी एक पॉजिटिव चीज़ है जो हिंदू लॉ में नहीं है। अगर आप मुझसे मेरा व्यक्तिगत विचार पूछेंगे, मुझे नहीं मालूम वकील साहब आगे करेंगी या नहीं करेंगी। इनके भी मैं रिएक्शन लूंगा आपकी बात पर। पहले मैं जानना चाहता हूं कि और आपका क्या कहना है। हाँ, आप भी समझेंगे या नहीं समझेंगे। देखिए, किसी की भी आलोचना कर देना बड़ा आसान, बट उसमें जो अच्छाई है उसको लेने में क्या गुनाह है। तो अगर मैं पढ़ से तलाक, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम बात करूं, हमारे हिंदू में मैडम इस पे तो ज़रूर एग्री करेंगे बिकॉज आई एम ऑन द पॉइंट ऑफ लॉ।
हमारे यहाँ तलाक चाहिए तो दो ही रास्ता है, या तो मैं आपकी शिकायत करूं, आप पे मैं झूठे आरोप लगाऊं और उसको मैं साबित करूं, जैसा ये कह रही थी कि एक्स्ट्रा मार्टियल अफेयर्स का मैं आरोप लगाऊं। कल तक तो वो गुनाह था, वो क्रिमिनल एक्ट था, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का भला हो कि उन्होंने कहा कि जी इसको हटाओ, बट दिस इज स्टिल ए ग्राउंड, एक्स्ट्रा मार्टियल अफेयर्स, जैसा मैडम बता रही लेकिन हैं। अभी भी वो ग्राउंड है, बिल्कुल हाँ, आपने सही कहा कि ground अभी है। भी उसकी बुनियाद पर तलाक हो हाँ, सकता है। तो या तो मेरा संबंध आपसे नहीं चल रहा है तो मैं झूठा आरोप लगाऊं आपके ऊपर, मेंटल क्रूरल्टी का लगाऊं, एडल्ट्री का लगाऊं, एक्स्ट्रा मार्टियल अफेयर्स का लगाऊं, आपको मानसिक रूप से मैं बीमार करार दूं, कुछ भी करूं, या कंसेंट हो कि हम दोनों एग्री कर जाएं। लेकिन क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में ऐसा नहीं है। वहां पे हमें कोई आपको गुनाहगार साबित करने की जरूरत नहीं है। हम कोर्ट में खड़े हो सकते हैं और कह सकते हैं कि जी हमारा जम नहीं रहा, हमको खत्म करो। आपने कहा कि अपने आपसी सहमति से भी खत्म कर सकते हैं और इस तरीके से कोर्ट के अंदर आकर के भी मुकाबला किया जा सकता है, यानी केस लड़ा जा सकता है। मैडम, किस तरह के, क्योंकि आप भी हैंडल करती हैं, आपके पास फैमिली मैटर्स आते हैं, क्या लोग आज के ज़माने में, जिसको हम 21वीं सदी कहते हैं, क्या लोग आपसी सहमति से तलाक के मामलात को हल कर रहे हैं या अब भी वही कोर्ट का सिलसिला एक लंबा चल रहा है? देखिए, हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 13B में एक म्यूचुअल डिवोर्स का प्रोविज़न दिया गया है कि अगर आपसी संबंध से आपका निपटारा हो सकता है तो आप कोर्ट में आके म्यूचुअल डिवोर्स ले सकते हैं, जो कि सेक्शन 13B में दिया गया है। सेक्शन 13A में जुडिशियल सेपरेशन के बारे में बताया गया है। कोर्ट में आके आप या तो आपसी संबंधी से लेकिन वो अलग क्या दोनों के लिए आना जरूरी है उस वक्त में? जी, क्योंकि अक्सर तलाक के मामले में एक पार्टी आती है पहले जी, और उसके बाद फिर दूसरी को बुलाया जाता है। म्यूचुअल कंसेंट की जहाँ पे बात होती है सेक्शन 13B में, उसमें आप दोनों पार्टी आ सकती हैं कोर्ट में और अपना म्यूचुअल डिवोर्स फाइल कर सकती हैं। लेकिन इसकी एक कंडीशन है कि आपको सेपरेशन दिखाना रहता है। कितने समय का? 1 साल का आपको सेपरेशन दिखाना रहता है, उसके बाद ही आप म्यूचुअल एक साल अलहदा रहे हैं, इसको जी। बुनियाद बनाया जाएगा। जी। सर, 1 साल के अलावा में बिल्कुल 1 साल के अलावा क्या अगर 1 साल के अंदर अंदर भी कोई चाहता है म्यूचुअल, मतलब आपसी सहमति से कि हम इसको खत्म करें? हाँ, नहीं, इसमें देखिए दो बातें हैं, जैसा कि वकील साहिब आप कह रही हैं, अच्छा फरमाया इन्होंने, लेकिन मैं इससे एक आगे जा रहा हूँ कि अगर मेरा कंसेंट नहीं हुआ किसी कारण से, क्योंकि कंसेंट सिर्फ शादी को ख़त्म करने का नहीं है, मेरा विवाद बच्चों की कस्टडी पे हो सकता है, हम वहाँ पे हम दोनों सहमत नहीं हो सकते, मेरा विवाद एलिमनी पे हो सकता है, मेंटेनेंस पे हो सकता है, मतलब कुल मिला के किसी बात पे हमारी सहमति नहीं बनी, हम ओवरऑल एग्री हैं कि हमारा नहीं जम रहा है, हम नहीं रहेंगे साथ। लेकिन और भी तो विषय है ना, सिर्फ अलग रहने के साथ। परिवार में पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे का विषय है, उसके राइट्स का विषय है, प्रॉपर्टी राइट्स का विषय है, बच्चे की कस्टडी का सवाल है, और फिर सवाल इस बात का है कि मेंटेनेंस का क्या होगा। कौन सी संपत्ति का बंटवारा, जैसे आपने कहा, किस संपत्ति का बंटवारा किया जाएगा तलाक में? संपत्ति ये डिपेंड करता है कि कौन से केस में हम डाइवोर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन अमूमन अगर मैं जनरली इस बात करूं तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि हिंदू कानून के तहत विवाह एक संस्कार है, थोड़ा सा डिफरेंस समझिए। इन इस्लाम इट इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट, करार है, करारनामा है। तो मेरा और आपका नहीं जमा तो हम करार को तोड़ सकते हैं उसके, और दोनों प्रोविजंस हैं इस्लामिक लॉ में, एक्स्ट्रा जुडिशियल्स, आप कानून के सहारे, या आउटसाइड द जुडिशियरी, ये भी अधिकार है। उसमें अगर हम 1939 जो मुस्लिम मैरिज डिसोल्यूशन एक्ट 1939 का है उसके बाद की हम बात करें तो उसमें खवातीन को भी ये हक है, हकूक है। और फिर अगर हम इस एक्ट में नहीं जाते हैं तो फिर डिपेंड होता है कि जब हमारा निकाह हुआ है तो करारनामा में अगर हस्बैंड ने अपनी पत्नी को ये राइट दिया है, वो वन ऑफ द कंडीशन है कि सी कैन ऑल्सो सीक तलाक, खुला और दो फॉर्म खुला कहते हैं जी, तो उसके आधार पे वो तलाक मांग सकती है। लेकिन हिंदूज मैरिज एक्ट की जो प्रॉब्लम है कि अगर मेरा कंसेंट नहीं बन रहा है तो ईदर में से, हम दोनों में से एक को झूठे आरोप, मनगढ़ंत आरोप लगाने ही पड़ेंगे। लेकिन सर, जरूरी है वो मनगढ़ंत, क्योंकि जो कैटेगरी है हो सकता है उसके अंदर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं रियलिटी हो और वो उसको फेस कर रहे हों, लेकिन वो किसी तरीके से परेशान है
कि हम अभी अपने रिश्ते को कैसे खत्म करें, उसके लिए निधि जी क्या प्रावधान है, क्या करना पड़ेगा उस महिला को अगर कोई परेशान है? जिस तरीके की कंडीशंस आप बता रही थी, जो आधार बता रही थी आप तलाक। जी, सेक्शन 13 में जो प्रावधान दिए गए हैं उसके अंदर एक ग्राउंड आपका क्रुएलिटी बनता है, एक है कि आप अगर डिवोर्स लेना चाहते हैं या आपके साथ कुछ भी डोमेस्टिक वायलेंसेस घर में हो रही हैं तो आप पहले CAW में जाकर अपनी कंप्लेंट लिखवा सकती हैं, या फिर आप एक डोमेस्टिक वायलेंस का भी केस डाल सकती हैं जो कि महिलाओं के लिए ही है। उस प्रावधान के अकॉर्डिंग आप बाद में कोर्ट में भी जा सकती हैं, डिवोर्स पिटीशन फाइल कर सकती हैं अगेंस्ट योर हस्बैंड, या हस्बैंड भी अपना हाँ, मैं यही डिवोर्स पूछना चाहता था, पिटीशन, क्योंकि ज़रूरी आपने नहीं जैसे है बताया कि कि सिर्फ आप ये कर सकती महिलाएं हैं, तो ही, मुझे लगा शायद महिला ही कर सकती हैं। नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ महिलाएं ही फाइल कर सकती हैं, एक हस्बैंड भी डिवोर्स पिटीशन फाइल कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द ग्राउंड्स व्हिच इज गिवन इन द हिंदू मैरिज एक्ट। यही ग्राउंड जो एक हस्बैंड के लिए हैं, क्या वही ग्राउंड महिलाओं के लिए भी हैं, या दोनों के लिए जो ग्राउंड्स हैं वो अलग अलग हैं किसी तरीके के, या कुछ इजाफा है? ग्राउंड्स बेसिकली तो सेम ही है। क्रुएलिटी तो आप महिला के साथ भी हो सकती है और हस्बैंड के साथ भी हो सकती है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की अगर बात की जाए तो दैट कैन बी हैपन विद द फीमेल ऑल्सो, अ वाइफ, और हस्बैंड का भी हो सकता है। लेकिन सर, जब इन तमाम आधार की हम बात करते हैं, इसके अंदर कभी कभार ऐसा भी होता है कि हस्बैंड छोड़ करके भाग गया और एक लंबा अरसा हो गया है, ऐसी सिचुएशन में वो महिला क्या करे? उसके अंदर दो ग्राउंड है जिस 13B की बात कर रही हैं वकील साहिबा। एक डिजर्शन का ग्राउंड है, परित्याग का ग्राउंड है, बट उसके लिए 7 इयर्स आपको प्रूव करना पड़ेगा, और वो विदाउट रीज़न है, विदाउट रीजनेबल है, वो प्रूव करना पड़ेगा। नथिंग इज़ लाइक आपके कह देने से नहीं होगा। आप ग्राउंड तो कुछ भी ले लें, और पिटीशन फाइल करने में तो कुछ भी नहीं है, आप कुछ भी रोक दें, लेकिन कोर्ट को ये राइट भी है कि आपकी पिटीशन को वो रिजेक्ट कर सकता है अगर वो उन चीज़ों से सेटिस्फाइड नहीं है। एंड जो भी डिसीजंस सिविल कोर्ट के या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के होते हैं, दैट इज़ टू बी एग्जामिन्ड बाय द हाई कोर्ट। आपको हाई कोर्ट को भी सेटिस्फाई करना पड़ता है उस विषय में, उसका अपना एक मैकेनिज़्म है जिसके तहत, तो सिर्फ ग्राउंड ले लेने से नहीं होगा प्रूफ। लेकिन अगर आपके सवाल पे मैं सीधे तौर पे आऊँ तो यस, दो ग्राउंड्स हैं हमारे साथ कि वो परित्याग कर दिया है और वो डिजर्ट कर दिया है, तो ये एक ग्राउंड है। इसके अंदर भी दो ग्राउंड बनते हैं। एक तो है कि उसका अता पता ही नहीं है, तो उसके लिए 7 साल है, तो उसके लिए तो उसको बुलाए जाने की ज़रूरत ही नहीं है। सिंगल पिटीशन फाइल होगा, सिंगल की तरफ से फाइल होगा और डाइवोर्स ग्रांट हो जाएगा। दूसरा ये है कि अता पता है लेकिन 3 साल से ज़्यादा से वो अलग है और वो उसकी देखभाल नहीं कर रहा है, तो दैट इज़ ऑल्सो ए ग्राउंड जिसके तहत आप डाइवोर्स के लिए अपील कर सकते हैं। एक बात और यहाँ पे मैं महत्वपूर्ण बता दूँ, जो आपने पूछा और वकील साहिबा ने कहा कि म्यूचुअल कंसेंट में जो 1 साल अलग रहने की जो परिभाषा है, मैं बस ऐड करना चाह रहा हूँ। अलग रहने से मेरा मतलब या कानून का मतलब ये नहीं है कि वो दो दूसरे शहर में हों या दूसरे घर में हों, वो सेम घर में रहते हुए भी अलग रह सकते हैं, लेकिन वो उनको प्रूव करना पड़ेगा कि 1 साल से उनका कोई ताल्लुक नहीं, पति पत्नी का रिश्ता नहीं है, उनके बीच में कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है। तो क्योंकि इसमें एक और बड़ी अहम बात, जो डोमेस्टिक वायलेंस की चर्चा यहाँ पे वकील साहिबा ने किया, कि अगर एक डाइवोर्स पिटीशन फाइल भी हो जाता है तो महिला का जब तक डाइवोर्स हो नहीं जा सकता है, आप उसको घर से नहीं निकाल सकते। शी हैज़ राइट टू ड्वेल, उसी घर में रहने का उसको पूरा अधिकार है जी, अगरचे उसकी हस्बैंड से लड़ाई भी चल रही है और डिवोर्स के लिए भी एप्लीकेशन लगी हुई है, तब भी जी उसको अंतिम दिन तक वहाँ रहने का अधिकार है, वहाँ रहते हुए मेंटेनेंस क्लेम करने का अधिकार है। लेकिन निधि जी, देर क्यों लगती है आज भी तलाक के मामला जब कोर्ट पहुंच जाते हैं, इतना लंबा समय क्यों लगता है? उसकी क्या रीज़न है, क्या वजह है सामने आ रही है? देखिए, कोर्ट अपने तरीके से प्रोसीडिंग्स जो हैं उसके तरीके से ही चलती हैं। देर इसलिए लगती है कि कई बार जब हम डिवोर्स पिटीशंस फाइल करते हैं तो जो इनके आपसी जो झगड़े होते हैं उनकी वजह से एक इंसान कोर्ट नहीं आना चाहता है, और भी ऐसे बहुत सारे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से जो केसेस हैं वो जल्दी से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। महिलाएं कोर्ट में आती हैं, पिटीशंस फाइल करती हैं,
कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं तो थोड़ा वक्त लग जाता है उसमें। सर थोड़ा वक्त या बहुत ज़्यादा वक्त? नहीं, इसमें देखिए दो तरह की बातें हैं। फिर अगर क्रिश्चियनिटी और इस्लाम की बात करें तो उनका तो आउट ऑफ कोर्ट का भी, चलिए क्रिश्चियनिटी में विड्रॉ कर लिया वो पावर, बट इस्लाम में तो है कि आप खुद अपने पर्सनल अदालतों में भी वो अब अपने काजी के पास जा सकते हैं या काजी वो किसी आप- दूसरी अदालतें आप- होती हैं, हाँ, उसमें मसला जाकर के वो कर तय कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात आपको और बताऊं, आपको आश्चर्य भी होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज भी तलाक पंचायतें कर देती हैं। उसका कोई लीगल सैंक्शन नहीं है, बट वो आपसी समझौते से अलग हो जाते हैं। 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे लिख के कहानी छुट्टी हो जाती कानूनी मान्यता उस पंचायत की तलाक की क्या है? है। नहीं है, कुछ बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। अगर कोई परिवार या कोई मर्द या कोई महिला अगर उसको कागज को लेकर के आते हैं कि हमारा तलाक हो चुका है और उसको दिखाते हैं अदालत में, क्या वो एक्सेप्टेबल नहीं, होगा? अदालत में तो एक्सेप्ट नहीं होगा, लेकिन समाज में वो प्रिवलेंट है। रादर वो एक्सेप्ट होने की तो बात छोड़िए, अगर उस 100 रुपये के स्टैम्प पेपर के तलाक को या पंचायत के फैसले के तहत हुए तलाक के आधार पर वो महिला या पुरुष दूसरी शादी करती है तो उस पर बाईगमी का मुकदमा भी चलेगा। यानी अगर पंचायत के इस फैसले पर, पंचायत की तलाक पर अगर कोई पुरुष शादी कर लेता है तो ऑफ कोर्स उस पर बाईगमी, दो शादी का मुकदमा भी चलेगा। दो शादी का मुकदमा उस वो पर तो चल जाएगा। इलीगल है ना दूसरी शादी उसकी। हाँ, एक पत्नी के होते हुए वो दूसरी नहीं शादी कर तो सकता illegal है हिंदू उसकी। मैरिज एक्ट के हाँ जी, अकॉर्डिंग। जी। तो लेकिन है, अच्छा इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि चलिए वो शादी तो इलीगल है, लेकिन उससे जो औलाद होंगे वो इलीगल नहीं है। वो नहीं है, वो नहीं है, उसको illegal नहीं उसको है। अधिकार मिलेगा। उसको सारे अधिकार मिलेंगे। जैसे आपकी पहली पत्नी से जो संतान हुए हैं उसी संतान, उतना तो छोड़िए, ये चीज़ तो लिव इन रिलेशनशिप में भी है कि भले आपकी शादी नहीं हुई है लेकिन आप, सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दी हुई है लिव इन रिलेशनशिप को। लेकिन सर एक महिला जिसको ये नहीं पता कि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है, उसमें उस दूसरी महिला को, उसको भी नहीं पता कि ये जो मुझसे शादी कर रहा है इसकी एक पहले से शादी हो चुकी है। ऐसी सिचुएशन में दोनों महिला जो हैं वो क्या करेंगी? नहीं, मैं आपका सवाल समझ नहीं मैं पाया। उसका टाइटल समझना चाहता हूं। सेकंड वाइफ का आपने कहा कि एक पत्नी के होते हुए एक पुरुष दूसरी शादी नहीं कर सकता जी, और अगर ऐसा वो करता है तो उसके लिए कानूनन जुर्म है। वो जुर्म है कानूनी। जी। लेकिन उस महिला को जो दूसरी वाली है उसको क्या पत्नी का टाइटल दिया जाएगा कोर्ट की नहीं, तरफ से? इसमें दो चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले तो ऐसा अगर हो जाता है तो सुओ मोटो एक्शन का कोई प्रावधान नहीं है। ये नहीं कि पुलिस आके सजा कर देगी मुझे या कोर्ट खुद से संज्ञान ले लेगा। ये कंप्लेन का अधिकार सिर्फ महिला को, चाहे वो अगर पहली वाली करें या दूसरी वाली करें। पहली वाली करे या दूसरी वाली करे, वही मुझे कोर्ट लेके जा सकती है और कोई मुझे कुछ। और यहीं पे निधि जी की बात में मैं जोड़ना चाहूँगा कि जब आपने पूछा था कि क्या ये जो ग्राउंड है डाइवोर्स का वो पुरुष और महिला दोनों के लिए सामान्य है, हाँ सामान्य है इन जनरल स्पीकिंग करूं, लेकिन अगर और डेप्थ में जाते हैं तो एक या दो अधिकार महिलाओं को ज्यादा है, ज्यादा दिए गए हैं। वो ज्यादा अधिकार कौन से हैं? एक तो यही जानना चाहूंगा और आपसे भी मैं एक तो यही है कि अगर पुरुष दूसरी शादी करता है तो वो कोर्ट में उसको घसीट सकती है और इस बुनियाद पर वो तलाक ले सकती है। जी। और दूसरा इसके अलावा चेंज ऑफ रिलीजन, अगर वो अपना मजहब बदल लेता है, मजहब बदल लेता है, ये भी एक कार्टून है। मैडम किस तरह के केसेस आते हैं जब आप फैमिली मैटर्स को लेकर के देखते हैं, आपके पास लोग आते हैं, किस तरह की क्या वजह सामने आ रही है? अगर हम आज की ज़माने की बात करें, ऐसे कौन से मैटर्स हैं जो सामने ज़्यादातर आ रहे हैं? क्यों तलाक कितना बढ़ रहा है? देखिए, जो मेन मुद्दा है घरों में डोमेस्टिक चीज़ों को लेके होता है। एक ही घर में जो परिवार है इकट्ठा रहता है, लेकिन उनकी आपसी में इतनी बातचीत नहीं हो पाती है कि वो जो उनके घर के छोटे मोटे डिस्प्यूट्स हैं वो घर में ही रिसॉल्व कर सकें। जैसा कि एक हस्बैंड एंड वाइफ साथ में रहते हैं, अपने जो डॉटर इन लॉ है वो अपने मदर इन लॉ और फादर इन लॉ के साथ रहती हैं, लेकिन जो उनकी फैमिली डिस्कशंस होती हैं या हस्बैंड एंड वाइफ के दोनों आपस के जो झगड़े होते हैं वो उन तक नहीं पहुंच पाते और वो बहुत ही ज़्यादा क्विकली डिस्कशन ले लेते हैं कि डिसीजन ले लेते हैं कि ठीक है हम सेपरेट हो जाते हैं। यानी एक छोटा सा घर में झगड़ा हुआ किसी बात को लेकर के और दोनों जो हैं उनमें से किसी ने भी डिसाइड कर लिया कि अब हम साथ नहीं रहेंगे। इसका मतलब ये है कि बीच में कोई उनके बातचीत करने के लिए कोई बड़ा या मीडिएटर कोई नहीं आता है।
उन तक बात ही नहीं पहुंच पाती है। उन तक बात ही नहीं पहुंच पाती। जी। ये चीज़ जो है वो ज़्यादातर सामने आ रही है। अजय सर, क्या वाकई यही हालत है कि अब कोई परिवार के अंदर ज़्यादातर जिस तरीके से हमारी सभ्यता थी कि एक जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट था, क्या न्यूक्लियर फैमिलीज के जो ये कॉन्सेप्ट सामने आए हैं इन्होंने तलाक को बढ़ावा दिया है? आपने बड़ा अहम सवाल पूछा है और इस पे तो पूरा एक डिबेट ही हो सकता है, लेकिन संक्षेप में जैसा आप पूछ रहे हैं तो आपको 2-3 बातें समझनी पड़ेंगी। एक, जो ये हमारा नया युवा वर्ग आ रहा है, इसको शादी शब्द से ही परहेज है। अगर आप स्टडी देखें, मनोवैज्ञानिक स्टडी देखें, तो ये शादी करना ही नहीं चाहता, ये इन झंझटों में पड़ना ही नहीं चाहता। यानी जिम्मेदारी से बचता है आजकल। हाँ, वो घर भी नहीं खरीदना चाहता है, वो घर में किचन भी नहीं बनाना चाहता है, उसको लगता है हर कुछ किराए पे उपलब्ध है। तो आजकल आप देख रहे हैं कि सूट्स का कॉन्सेप्ट चला है कि मेरा तो ट्रांसफ़र हो जाएगा तो मैं क्यों पलंग खरीदूं, तोशक खरीदूं, तकिया, और ये ओला कल्चर और ये ओलेक्स कल्चर, उसको बाज़ार जाने की फुर्सत नहीं है, वो पाम पे खरीदारी करता है, चलने के लिए वो गाड़ी नहीं खरीदना चाहता हमारी आपके जनरेशन की तरह। इस मॉडर्नाइजेशन के ऊपर आप आना चाहते हैं कि इस मॉडर्नाइजेशन ने सब कुछ क्विक चाहिए, टेक्नोलॉजी हाँ, का सब कुछ क्विक चाहिए, उसको सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, तो उसमें उसको शादी भी एक बंधन लगती है, एक जिम्मेवारी लगती है, और वो है। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारे समाज की गलती है, हमारे एजुकेशन सिस्टम की गलती है कि आप शादी फॉर द सेक ऑफ शादी, या देखिए जो शादी का कॉन्सेप्ट है ना, किसी भी धर्म में आप बात कीजिए, चाहे आप क्रिश्चियनिटी में बात कीजिए, क्रिश्चियनिटी में भी तालाक इतना इजी नहीं था। स्पेशली अगर मैं कैथोलिक्स की बात करूं, जब तक चर्च की मुहर नहीं लगती थी तालाक नहीं मिलते थे। असल में हर मजहब जो है वो जोड़ने की बात करता है, तो इसलिए वो ये कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ भी जो तोड़ होता है वो 2 परिवारों से लेकर के समाज के 2 तबकों को भी तोड़ देता है। उसके बड़े डिजास्टर्स बहुत ज्यादा हैं, कॉन्सिक्वेंस है ना समाज के लिए। और इस मुद्दे पर हम आगे भी सर आपसे और ज्यादा मैं बात करना चाहूंगा क्योंकि एक बड़ा मुद्दा है, इसके ऊपर अभी हम कंपनसेशन पे भी बात करेंगे, अलुमनी पे भी बात करेंगे, बहुत सारी इसके ऊपर ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर अभी डिस्कस करना बाकी है, लेकिन वक्त की हमारे पास कमी है, इस वजह से आज की इस पेशकश को हमें यही मुकम्मल करना होगा। मैं अपने दोनों मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज के इस अहम मौजू पर रोशनी डाली। आप भी अपने राय मशवरे हमारे इस प्रोग्राम के ताल्लुक से, हमारी इस पेशकश के ताल्लुक से हमें ईमेल कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी आज की इस पेशकश को यही मुकम्मल करने की मुझे दीजिए इजाज़त। हम फिर हाजिर होंगे इसी मौजू पर मज़ीद गुफ्तगू के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। अगर संगीत से है आपको प्यार, तो खत्म होने वाला है आपका इंतजार। सुरों की अनगिनत रंगों को लेकर दूरदर्शन नेशनल पर जल्द